हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। तो मैं आशा करता हूँ कि आपसे अच्छे होंगे। आपकी जो तैयारी है वो भी जो है बढ़िया तरीके से चल रही होगी। तो जो बच्चे क्लास में फर्स्ट टाइम में पहली बार रहना है, उन सभी को बता दें कि हमारे चैनल पर जो है आपकी यूपी टीपीएससी पीईटी एग्जाम 2023 जो आपकी तैयारी है रेगुलर बेसिस पे करवाई जा रही है। तो जिसे भी तैयारी जो है पूरी करनी है, वो जो है चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए। उसके बगल में जो आपका बेल आइकन देगा उसको ऑन कर लीजिएगा, ठीक है। और जो जिसको क्लास का समय नहीं पता है, क्लास का जो समय है वो देख लीजिए। जीके जीएस की जो क्लास है सुबह 10 बजे आपको रेगुलर इसी टाइम पे देखने को मिलती है। बाकी रीजनिंग और मैथ्स की जो क्लास है दोपहर को 3 बजे, और हिंदी जनरल अवेयर्स की जो क्लास है शाम को 7 बजे हमारे चैनल पे देखने को मिलती है, ठीक है। तो इसी टाइम पर जो आपको जुड़ना है, अपनी तैयारी को जो है कंप्लीट करना है, ठीक है। और आपका आपके पीडीएफ की बात करें तो पीडीएफ का हमारे टेलीग्राम का चैनल है परीक्षा की शिक्षा नाम का। डिस्क्रिप्शन में आप सभी को इसका जो है लिंक मिल जाएगा। तो फटाफट जाइए हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए। अपना पीडीएफ जो है उसको डाउनलोड कीजिए, अपनी तैयारी को जो है पूरा कीजिए, ठीक है। और अगर आपको हमसे कुछ पूछना है, कोई डाउट है, कोई बात करनी है, तो आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करके अपना जो मैसेज है उसको भेज सकते हैं, ठीक है। तो फटाफट जाइए हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए, ठीक। तो चले क्लास स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले क्लास को, जिसने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है, क्लास को एक लाइक कर दीजिए। क्लास को अपने दोस्तों के साथ जो है शेयर कर दीजिए, ठीक है। तो चले क्लास स्टार्ट करेंगे। तो एक एक क्वेश्चन का ध्यान से देखिएगा और बताते हुए चलेगा सही उत्तर क्या हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने दिया गया है, बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ठीक। दक्षिण भारत के किस राजा ने वर्ष 1741 में कोलाचेल की लड़ाई में डच ईस्ट इंडिया कंपनी को परास्त किया था, बताइए। दक्षिण भारत के किस राजा ने वर्ष 1741 में जो है कोलाचेल की लड़ाई में डच ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है परास्त किया था साथियों। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा पहले पे। तो इसका सही उत्तर साथियों मार्तंड वर्मा ने, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका सही उत्तर, ठीक है। क्लियर सभी को। पहले का जो ऑप्शन सी दिया गया मार्तंड वर्मा आपका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा दूसरे नंबर पर, ध्यान से देखिएगा, उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा। सही उत्तर क्या हो जाएगा दूसरे पे, ठीक है साथियों। पूछा गया आपका अवध की रियासत से उस प्रसिद्ध योद्धा बेगम का नाम क्या है जिन्होंने 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों के साथ होने वाली लड़ाई में भाग लिया था, बताइए। अवध की रियासत से उस प्रसिद्ध योद्धा बेगम का नाम क्या है जिन्होंने 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों के साथ होने वाली लड़ाई में भाग लिया था साथियों। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों बेगम हजरत महल, जो आपका दिया गया यहाँ पे ये लो ऑप्शन आपका राइट आंसर, ठीक है। क्लियर साथियों। बेगम हजरत महल जो है अवध की बेगम के नाम से प्रसिद्ध थी। अवध के नवाब वाजिद अली शाह की दूसरी पत्नी थी ये, ठीक है। अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता के अपने शौहर के निर्वासन के बाद उन्होंने लखनऊ पर कब्जा कर लिया। अंग्रेजों के कब्जे से अपनी रियासत को बचाने के लिए उन्होंने अपने नाबालिग बेटे को अवध के नवाब के राजगद्दी पर जो है बैठाकर स्वयं शासन की बागडोर अपने हाथ में ले ली थी, ठीक है। लेकिन 1857 के ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ विद्रोह में भाग लिया, असफल हुई और गिरफ्तारी से बचने के लिए नेपाल चली गई, ठीक है। क्लियर सभी को। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे। तीसरे पे बताइएगा सही उत्तर क्या होगा। मुगल वंश के पहले सम्राट बाबर ने अपनी देशीय भाषा चगताई तुर्किक में अपनी आत्मकथा लिखी। इस पुस्तक का क्या नाम है, बताइए। मुगल वंश के पहले सम्राट बाबर ने अपनी देशीय भाषा चगताई तुर्किक में अपनी आत्मकथा लिखी। इस पुस्तक का नाम क्या है साथियों। तीसरे पे सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर हो सकता है बाबर नामा, जो आपका दिया गया एपीएल विकल्प आपका सही उत्तर। बाबर नामा या तुजुक ए बाबरी मुगल साम्राज्य के पहले सम्राट की आत्मकथा यानी कि बाबर की है, ठीक है। यह तुर्की भाषा में लिखी गई है। बाबर नामा में दो शक्तिशाली हिंदू राज्य मेवाड़ एवं विजयनगर का वर्णन मिलता है। याद रखिए बाबर ने 1526 ईस्वी में ही क्या है, बाबर ने ही 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को परास्त कर दिल्ली पर सल्तनत के साथ साथ लोधी वंश का अंत कर दिया। दिल्ली में मुगल वंश की नींव रखी, ठीक है। क्लियर सभी को। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे चौथे पे, बताएंगे सही उत्तर का राजा बिंबिसार के दरबार में उस प्रसिद्ध चिकित्सक का क्या नाम था जो भगवान बुद्ध के निजी चिकित्सक थे। इसका सही उत्तर क्या हो साथियों, चौथे पे बताइए।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जीवक, जो आपका सी वाला विकल्प देगा आपका सही उत्तर। ठीक है, क्लियर सभी को। राजा बिंबिसार के दरबार में उस प्रसिद्ध चिकित्सक का क्या नाम है? तो उस प्रसिद्ध चिकित्सक का नाम है आपका जीवक, जो भगवान बुद्ध के निजी चिकित्सक है। ठीक है, क्लियर सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपका 5वें पे, ध्यान से देखेंगे, उत्तर देंगे। राइट आंसर क्या पूछा गया आपका? अंग्रेजों के खिलाफ भारतीय सैनिकों द्वारा पहला बड़े पैमाने पर विद्रोह, वेल्लोर विद्रोह किस वर्ष हुआ था? बताइए। अंग्रेजों के खिलाफ भारतीय सैनिकों द्वारा पहला बड़े पैमाने पर विद्रोह जो आपका वेल्लोर विद्रोह है, किस वर्ष में हुआ था? 5वें पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताइएगा, सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों इसका? तो देखिए, वेल्लोर विद्रोह आपका हुआ था 1806 ईस्वी में, जो आपका दिया गया सी वाला ऑप्शन आपका सही। तो वेल्लोर विद्रोह जो है 10 जुलाई 1806 को मद्रास राज्य के वेल्लोर में ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ सिपाहियों द्वारा किया गया सैनिक विद्रोह था। ठीक है, इस विद्रोह का कारण भारतीय सैनिकों को धार्मिक प्रतीक पहनने को मना किया गया था। वेल्लोर विद्रोह के दौरान जो है जॉर्ज बार्लो बंगाल का गवर्नर जनरल था। ठीक है, क्लियर सभी को। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 6 पे, ध्यान से देख के उत्तर दीजिएगा। राइट आंसर होगा निम्नलिखित में से किस नेता को जो है नेताजी कहा जाता है? बहुत ही इजी क्वेश्चन आपका ये वाला है। निम्नलिखित में से किस नेता को जो है नेताजी कहा जाता है? तो सभी को पता हो जाए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस को, जो आपका दिया गया बी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 7वें पे, ध्यान से देखिएगा, उत्तर दीजिए। निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में क्रांतिकारी नेता नहीं था? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में क्रांतिकारी नेता नहीं था साथियों? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर गोपाल कृष्ण गोखले, जो आपका डी वाला विकल्प देगा आपका सही उत्तर। ठीक है, क्लियर सभी को। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 8वें पे, उत्तर देंगे। राइट आंसर क्या होगा? पूछा का 1917 में चंपारण सत्याग्रह किस राज्य में जो है प्रारंभ किया गया था? बताइए। मैंने आपको कल ही इसके बारे में बताया था। 1917 में चंपारण सत्याग्रह किस राज्य में जो है प्रारंभ किया गया था? तो आपका राइट आंसर होगा बिहार राज्य में, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला ऑप्शन आपका सही उत्तर। ठीक है, बंगाल विभाजन के विरोध में 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ किया गया। ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार करने व स्वदेशी वस्तुओं अपनाने का विचार सर्वप्रथम जो है कृष्ण कुमार मित्र ने दिया था। ठीक है, ये तो आपका अगले क्वेश्चन का हो जाएगा। ठीक है, इसकी बात कर रहे हैं हम। अंग्रेजों से आजादी के लिए लड़ रहे भारतीयों द्वारा उठाई गई शपथ की वे से भारतीय निर्मित सामानों, विशेष रूप से कपड़ों का प्रयोग उपयोग करेंगे। इस आंदोलन को क्या कहा गया था? तो आपका राइट आंसर स्वदेशी आंदोलन, जो आपका दिया गया सी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर। ठीक है, अंग्रेजों से आजादी के लिए लड़ रहे भारतीयों द्वारा उठाई गई शपथ की वजह से भारतीय निर्मित सामानों, विशेष रूप से कपड़े का प्रयोग करेंगे। इस आंदोलन को क्या कहा गया था? तो इस आंदोलन को जो है स्वदेशी आंदोलन कहा गया। ठीक है, क्लियर है सभी को। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, आपका उत्तर देंगे। 10वें पे सही उत्तर क्या हो जाएगा? सिपाही विद्रोह किस वर्ष आरंभ हुआ था? अभी आपको कराया था मैंने, सिपाही विद्रोह किस वर्ष आरंभ हुआ था साथियों? बताइए। तो सिपाही विद्रोह मैंने हर एक क्वेश्चन मतलब रोज आपको पढ़ाया था। सिपाही विद्रोह कब आरंभ हुआ था? 1857 ईस्वी में, जो आपका दिया गया यहाँ पे पी वाला विकल्प आपका चंद्र। ठीक है, 1857 के विद्रोह को जो है भारतीय विद्रोह, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम व सिपाही विद्रोह के नाम से जो है जाना जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, क्लियर है इसके बारे में। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 11 पे, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा सही उत्तर क्या हो जाएगा। ठीक है, भूक्षरण में कौन से कारक योगदान देते हैं? बताइए। भूक्षरण में कौन से कारक जो है साथी योगदान देते हैं? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो देखिए, भूक्षरण की बात करें तो भूक्षरण में आपके जो कारक योगदान देते हैं, निर्माण जैसी मानवीय गतिविधियां, पशुओं का अतिचरण, वर्षा और हवा। तो जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को। भूक्षरण में कौन से कारक योगदान देते हैं? तो निर्माण जैसी मानवीय गतिविधियां, पशुओं का अतिचरण, वर्षा और हवा। क्लियर है इसके बारे में। ठीक, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे, उत्तर देंगे। सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? अगला क्वेश्चन है 12 नंबर। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। औद्योगिकी और पुष्पोत्पादन के लिए इनमें से किस क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित नहीं किया जाता? बताइए। औद्योगिकी और पुष्प उत्पादन के लिए इनमें से किस क्षेत्र पर जो है ध्यान केंद्रित नहीं किया जाता है साथियों? 12 पर बताइए सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर होगा साधारणीय मत्स्य पालन की कार्य प्रणालियों को बढ़ावा देने पर, जो आपका दिया गया बेल विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, औद्योगिकी और पुष्प उत्पादन के लिए साधारणीय मत्स्य पालन की कार्य प्रणालियों पर ध्यान केंद्रित नहीं किया जाता है। तो जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला ऑप्शन 12 पे आपका सही उत्तर। ठीक है, क्लियर सभी का यहाँ तक।
अगले क्वेश्चन तो पढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर, 13 नंबर है, उत्तर दीजिएगा। सरफेस मल्चिंग निम्नलिखित में से किसका उदाहरण बताइए। सरफेस सरफेस मल्चिंग निम्नलिखित में से किसका उदाहरण होता है। तो सरफेस मल्चिंग की बात करें तो आपका उदाहरण हो जाएगा संसाधन संरक्षण तकनीकी का, जो आपका दिया गया सी वाला ऑप्शन आपका यहाँ पर सही उदाहरण, ठीक है। सरफेस मल्चिंग निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है, तो संसाधन संरक्षण तकनीकी का, ठीक है। क्लियर सभी को इसके बारे में। भूमि के किसी क्षेत्र पर बिछाई जाने वाली सामग्री को देखिए पलवार या मल्च कहते हैं, याद रखिए, ठीक है। पलवार बिछाने की प्रयोजना है जिनमें से प्रमुख भूमि की नमी का संरक्षण है, भूमि की उर्वरा व स्वास्थ्य की वृद्धि है, खरपतवारों की वृद्धि को रोकना है, क्षेत्र के दृश्य सौंदर्य को बढ़ावा देना है, ठीक है। मल्चिंग का जो उपयोग करते हैं। क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 14 पे, ध्यान से देख के उत्तर देंगे। राइट आंसर का बहुत अधिक सिंचाई और खराब जल निकासी का निम्नलिखित में से क्या प्रभाव पड़ता है बताइए। बहुत खराब सिंचाई, अच्छा, बहुत अधिक सिंचाई और खराब जल निकासी का निम्नलिखित में से क्या प्रभाव पड़ता है साथियों। तो देखिए, बहुत अधिक सिंचाई और खराब जल निकासी का आपका प्रभाव पड़ेगा जल भराव, मृदा लवणता, इससे भूजल स्तर कृत्रिम रूप से बढ़ जाता है और इससे पौधों की जड़ों को पर्याप्त ऑक्सीजन मिलने में रुकावट आती है, ठीक है। तो जो आपका दिया गया 1, 2, 3 और 4, चारों का चारों यहाँ पे आपका सही उत्तर है, ठीक है। क्लियर है साथियों। अगले क्वेश्चन बढ़ा जाएगा आपका, देखा जाएगा 15 पे, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा राइट आंसर बाद निम्नलिखित में से किस मृदा की धुलाई गुरुत्वाकर्षण द्वारा होती है बताइए। निम्नलिखित में से किस मृदा की जो धुलाई है गुरुत्वाकर्षण के द्वारा होती है साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हिमनद मृदा का, जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला ऑप्शन 15 पे आपका सही है, ठीक है। हिमनद मृदा की जो धुलाई है गुरुत्वाकर्षण द्वारा होती है, तो जो आपका डी वाला ऑप्शन देगा 15 पे आपका सही उत्तर, ठीक है। क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 16 नंबर, ध्यान से देख के बताइएगा सही उत्तर क्या हो जाएगा। 1959, ठीक है। 1959 में पंचायती राज स्थापित करने वाला प्रथम राज्य कौन सा था बताइए। 1959 में पंचायती राज स्थापित करने वाला प्रथम राज्य कौन सा था, इसका सही उत्तर क्या हो जाए। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका सही था, ठीक है। पंचायती राज का शुभारंभ स्वतंत्र भारत में 2 अक्टूबर 1959 को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा राजस्थान के नागौर जिले में जो है किया गया था, ठीक है। क्लियर है सभी को इसके बारे में। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका, देखेंगे 17 नंबर, ध्यान से देखिएगा उत्तर देगा। प्रस्तावना में न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक का आदर्श वाक्य किसमें से लिया गया बताइए। प्रस्तावना में जो आपका न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक का जो आदर्श वाक्य साथियों कहाँ से लिया गया है, किसमें से लिया गया है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा बताइए फटाफट इसका सही उत्तर। तो इसका सही उत्तर साथियों रूस की क्रांति से लिया गया है। तो जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका सही है कि प्रस्तावना में न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक का आदर्श वाक्य जो है रूसी क्रांति से लिया गया है, ठीक है। क्लियर सभी को। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, उत्तर देंगे। 18 पे सही उत्तर क्या हो, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों 18 पे, ठीक है। 1948 में संविधान सभा में भाषाई प्रांत आयोग की नियुक्ति की जिसका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया बताइए। 1948 में संविधान सभा ने भाषाई प्रांत आयोग की नियुक्ति की जिसका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा 18 पे, फटाफट इसका आंसर दीजिए। तो इसका सही उत्तर साथियों आपका न्यायमूर्ति एस के धर द्वारा, जो आपका दिया गया यहाँ पे ए वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे सही उत्तर, ठीक है। भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन उचित है या नहीं, इसकी जांच के लिए संविधान सभा के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद ने वर्ष 1948 में भाषाई प्रांत आयोग को न्यायमूर्ति एस के धर के नेतृत्व में जो है नियुक्त किया था, ठीक है। क्लियर सभी को। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 19 नंबर, उत्तर देने की कोशिश करेंगे। सही उत्तर क्या, वस्तु एवं सेवा कर यानी कि जीएसटी को कितने घटकों में विभाजित किया गया है बताइए। वस्तु एवं सेवा का यानी कि जीएसटी को जो है कितने घटकों में विभाजित किया गया है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 4, जो आपका डीएल ऑप्शन दिया गया है 19 पे आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर साथियों। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, उत्तर देंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, बताइएगा जन्म और मृत्यु की पंजीकरण की अधिनियम, अच्छा, जन्म और मृत्यु के पंजीकरण का अधिनियम वर्ष रिक्त स्थान में लागू किया गया था कब बताइए। जन्म और मृत्यु के पंजीकरण का अधिनियम वर्ष रिक्त स्थान में लागू किया गया था, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1969 में, जो आपका दिया गया बी वाला विकल्प आपका सिद्ध। भारत सरकार के जन्म और
मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1969 के तहत जन्म एवं मृत्यु की घटनाओं को नियमित, अस्थायी और व्यवस्थित रूप से दर्ज करने की व्यवस्था ही सिविल रजिस्ट्रेशन प्रणाली है। ठीक है, क्लियर है सभी को। तो जन्म और मृत्यु के पंजीकरण का अधिनियम वर्ष 1969 में लागू किया गया था। ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा आपका 21 नंबर, ध्यान से देख के बताएंगे। राइट आंसर का संविधान के रिक्त स्थान संशोधन के जरिए भारत के आर्थिक आरक्षण पारित किया गया था। बताइए, संविधान के रिक्त स्थान संशोधन के जरिए भारत में आर्थिक संरक्षण मतलब आर्थिक आरक्षण जो है पारित किया गया था कब? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपका 104 जो आपका दिया गया यहाँ पे, डी वाला ऑप्शन आपके यहाँ पे राइट आंसर। ठीक है, सॉरी 103 जो आपका दिया गया यहाँ पे 103 वाला आपका यहाँ पे राइट आंसर। ठीक है, सी वाला आपका यहाँ पे सही उत्तर। ठीक है, भारत के संविधान को पहली बार 1951 में संशोधित किया गया था। ठीक है, 1951 में संशोधित किया गया था। इसके माध्यम से स्वतंत्रता, समानता एवं संपत्ति से संबंधित मौलिक अधिकारों को लागू करने की करने संबंधी कुछ व्यवहारिक कठिनाइयों को दूर करने का प्रयास किया गया। प्रथम संशोधन द्वारा ही 9वीं अनुसूची, ठीक है, 9वीं अनुसूची जोड़ी गई, जिसमें उल्लेखित कानूनों को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक पुनरावलोकन की शक्तियों के अंतर्गत परीक्षा नहीं की जा सकती। मौजूदा समय में सबसे नया संविधान संशोधन 103वां आरक्षण को लेकर किया गया है। इसके तहत शैक्षणिक संसाधनों और नियुक्तियों के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को 10% आरक्षण का जो है लाभ मिलता है। क्लियर है सभी को इसके बारे में? तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे क्या पूछा है, उत्तर देने की कोशिश करेंगे आप सभी लोग। ठीक है, 22 नंबर है, किस वर्ष में संविधान का संशोधन सर्वप्रथम किया गया था? अब भी आपको मैंने बताया, ठीक है, किस वर्ष में संविधान का संशोधन सर्वप्रथम किया गया था? इसका सही उत्तर क्या हो तो आपका राइट आंसर 1951 में जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 23 नंबर, स्वतंत्र भारत के उत्तर प्रदेश के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के उत्तर प्रदेश के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, यानी कि विगत काल के संयुक्त प्रांत के। ठीक है, स्वतंत्र भारत के उत्तर प्रदेश के पहले गवर्नर जनरल कौन थे साथी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एचपी मोदी। ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर हो। ठीक है, क्लियर साथियों, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जो है आपके एचपी मोदी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपका 24 नंबर, अच्छे से देखिएगा क्वेश्चन को, फिर बताइएगा सही उत्तर क्या होगा। ठीक है, पूछा गया आपका कांग्रेस के नरम दल और गरम दल समूहों के बीच विभाजित हो जाने के बाद निम्नलिखित में से किस नेता को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नरम दल का भाग माना जाता था? बताइए, कांग्रेस के नरम दल और गरम दल समूहों के बीच विभाजित हो जाने के बाद निम्नलिखित में से किस नेता को जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नरम दल का भाग माना जाता था? 24 पे सही उत्तर क्या हो जाए तो आपका राइट आंसर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले को, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला ऑप्शन 24 पे आपका सही उत्तर। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेगा 25 नंबर, ध्यान से देखिएगा और बताइएगा सही उत्तर क्या होगा। 25 नंबर आपका दिया गया है, यदि कोई भी राजनीतिक दल मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल बनना चाहता है तो उसे निम्न में से क्या करना होगा? बताइए, यदि कोई भी राजनीतिक दल मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल बनना चाहता है तो उसे निम्न में से क्या करना होगा साथियों? 25 पे सही उत्तर क्या हो जाए तो उसका राइट आंसर हो जाएगा किसी विधानसभा आम चुनाव में कम से कम 6% वैध वोट जीते और कम से कम 2 सीटें जीते, जो आपका ए वाला ऑप्शन दिया गया है आपका सही उत्तर। ठीक है, एक मान्यता प्राप्त पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा भी तभी प्रदान किया जाता है यदि कोई पार्टी कम से कम 3 विभिन्न राज्यों को मिलाकर लोकसभा की 2 सीटें, ठीक है, 2% सीटें जीतती है। और दूसरा है यदि कोई पार्टी 4 लोकसभा सीटों के अलावा लोकसभा या विधानसभा चुनाव में 4 राज्यों में 6% वोट जो है प्राप्त करे। और तीसरा आपका पॉइंट होता है यदि कोई पार्टी 4 या 4 से अधिक राज्यों के क्षेत्रीय पार्टी के रूप में जो है मान्यता रखती है। ठीक है, क्लियर है। तो आपका जो दिया गया है, यदि कोई भी राजनीतिक दल मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल बनना चाहता है तो उसे कम से कम क्या करना होगा? तो कम से कम जो है उसको देखिए, ठीक है, तो उसे कम से कम जो पहला वाला दिया गया है किसी विधानसभा आम चुनाव में कम से कम 6% जो है वैध वोट जीते और कम से कम 2 सीटें जीते। ठीक है, क्लियर साथियों।
अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 26 नंबर है। निम्न में से किस जाति यानी कि स्पीशीज में बाय इनिशिएशन होता है, बताइए। निम्नलिखित में से किस जाति में यानी कि स्पीशीज में जो आपका बाय इनिशिएशन होता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मेढक में। जो आपका सी वाला ऑप्शन देगा 26 पे आपका सही है, ठीक है। मेढक प्रजाति में बाय इनिशिएशन होता है, याद रखिए, ठीक है। क्लियर सभी को। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 27 नंबर है, उत्तर दीजिएगा राइट आंसर का। मानवों में आवाज किसके द्वारा उत्पादित होती है, बताइए। कंठ द्वारा, श्वसन नली द्वारा, फेफड़े द्वारा, मुंह द्वारा। तो देखिए मानवों में जो आवाज है सभी को पता है कंठ के द्वारा जो है उत्पन्न होती है, उत्पादित होती है। तो जो आपका दिया गया ए वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो, ठीक है। मानवों में आवाज जो है आपका लैरिक्स यानी कि कंठ से उत्पन्न होती है, ठीक है। इससे वॉइस बॉक्स भी कहा जाता है, ठीक है। 28 नंबर है, घुन और केचुए जैसे अन्य जीवों के अपशिष्टों या मृत शरीरों को खाने वाले जीवों को क्या कहा जाता है। घुन और केचुओं जैसे अन्य जीवों के अपशिष्टों या मृत शरीर को खाने वाले जीवों को क्या कहा जाता है। इसका सही उत्तर क्या हो साथियों, आपका यहाँ पे दिया गया ऑप्शन बताने की कोशिश करेंगे। सही उत्तर क्या हो जाएगा। सर्वाहारी, अपघटक, मांसाहारी या अपर अ, अपरद भोजी। तो आपका राइट आंसर अपघटक कहते हैं उसको, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे सही उत्तर हो, ठीक है। घून और केचुए जैसे अन्य जीवों के अपशिष्टों या मृत शरीर को खाने वाले जीवों को अपघटक कहा जाता है, ठीक है। क्लियर सभी को। अपघटक या मृत पोषी भी कहते हैं इसको, ठीक। क्लियर सभी को। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 29 नंबर है, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा सही उत्तर क्या। निम्नलिखित विशेषताएं किस संघ पर लागू होती है, ठीक है। जो आपकी दी गई है, जीव का शरीर पृष्ठीय रूप से चपटा होता है, ठीक है। ये विशेषताएं हैं, हमको बताना है यानी कि किस पर लागू होते हैं। जीव का शरीर जो है पृष्ठीय रूप से चपटा होता है। जीव ट्राइप्लो प्लास्टिक और द्विपक्षीय रूप से सममी होता है। उनमें से ज्यादातर परजीवी होते हैं। ये जो आपकी विशेषता है किस संघ पर लागू होती हैं। एनेलिडा पर, प्लेटीहेल मिनिथिस पर, नेमाटोडा पर या आर्थ्रोपोडा पर, किस पर होती है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा प्ले प्लेटीहेल मिथिनिस पर, जो आपका दिया गया बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। जीव का जो शरीर है पृष्ठीय रूप से चपटा होता है। जीव जो आपका ट्राइप्लोब्लास्टिक और द्विपक्षीय रूप से सममित होते हैं और उनमें ज्यादातर परजीवी होते हैं, ठीक है। क्लियर सभी को, ठीक। तो ये सभी किस पे लागू होते हैं, तो प्लेटीहेल मिनिथिस पर। क्लियर सभी को। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 30 नंबर, ध्यान से देखिएगा, आखिरी क्वेश्चन उत्तर दिएगा। जब किसी वस्तु पर ऊष्मा पड़ती है तो क्या होता है। जब किसी वस्तु पर ऊष्मा पड़ती है तब क्या होता है, तो ऊष्मा अवशोषित, परावर्तित और प्रसारित हो सकती है, ठीक है। जब किसी वस्तु पर ऊष्मा पड़ती है तब जो ऊष्मा है अवशोषित, परावर्तित या प्रसारित हो सकती है। तो जो आपका डी वाला विकल्प देगा 30वें पे आपका सही उत्तर, ठीक है। क्लियर सभी को यहाँ तक। तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है साथियों आज की यहीं पे कंप्लीट होती है, जीके जीएस की। आई होप कि आपको जो क्लास है साथियों अच्छी लगी क्लास को लाइक करें, चैनल पहली बार चैनल को जो है सब हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। तब तक क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।